रचना एक गांव की रहने वाली लड़की की सच्चे प्यार को पाने की चाहत की कहानी। प्यार में जीने वाले दो प्रेमियों की कहानी, कैसे उन्होंने अपने प्यार के लिए संघर्ष किया। रचना का एडमिशन दिल्ली के एक कॉलेज में हो गया। रचना बहुत खुश थी। रचना के पापा कानपुर के देहात के एक स्कूल में टीचर थे। बेटी को इतने बड़े शहर में भेजने से घबरा रहे थे। तब रचना ने कहा, पापा आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगी और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अपने पापा को किसी तरह समझा बुझाकर रचना दिल्ली के लिए रवाना हुई। घर से निकली तो मम्मी पापा उसे बस में बैठाने आए। रचना के पापा दीनानाथ जी चाहते थे वे उसे दिल्ली तक पहुंचा कर आए, लेकिन रचना ने मना कर दिया। रचना की मां शांति जी की आंखें नम थी। तीनों बस स्टैंड पर खड़े थे। कुछ ही देर में बस आ गई। रचना अपना सारा सामान बस में चढ़ाने लगी। फिर मम्मी के गले लगकर उसने विदा ली। बस में खिड़की के सहारे सिर टिकाकर अपने गांव को निहार रही थी। रचना को लग रहा था जैसे सब छूटा जा रहा है। बस उसे कानपुर तक ले जाती, वहां से उसे ट्रेन से दिल्ली जाना था। रचना को बैठे बैठे बचपन की बातें याद आ रही थी। कैसे उसकी मम्मी उसे प्यार से खाना खिलाती थी और उसके पापा सुबह सुबह उसे उठाकर पढ़ने के लिए बिठा देते थे। मम्मी पापा को याद करते करते एक बार तो उसका मन किया कि बस से उतरकर वापस चली जाए। रचना के मन में कई ख्याल उमड़ रहे थे। मुझे नहीं जाना अपने मम्मी पापा को छोड़कर। क्या हो जाएगा दिल्ली जाकर? ज्यादा पढ़कर भी क्या करेगी? पढ़ाई पूरी करते ही शादी कर दी जाएगी। अपना घर परिवार छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस से उतर जाना चाहती थी। रचना की आंखें नम हो गई थीं। दुपट्टे से आंखों को पोंछते हुए उसके मन में कुछ और विचार आने लगे। ऐसा भी तो हो सकता है दिल्ली में पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिल जाए। एक मकान लेकर मम्मी पापा को यहीं बुला लूंगी। कुछ सालों की ही तो बात है। इन्हीं ख्यालों में डूबती उतरती रचना की तंद्रा तब टूटी जब कंडक्टर ने आवाज लगाई, कानपुर स्टेशन आने वाला है, सभी सवारियां अपना सामान लेकर गेट पर आ जाएं, इसके बाद बस सीधे बस स्टैंड पर रुकेगी। रचना ने जल्दी से अपना बैग और सूटकेस संभाला और बस के रुकते ही वो कानपुर स्टेशन पर उतर गई। बस से उतरकर उसे थोड़ा डर लग रहा था। अभी तक तो मम्मी पापा का साया था, अपना गांव था। अब वो शहर की भीड़ भाड़ के बीच अकेली खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो ट्रेन खड़ी थी। रचना जल्दी से ट्रेन में चढ़ गई। अपनी सीट पर पहुंचकर उसने सामान सेट किया और बैठ गई। ट्रेन यहीं से शुरू होती है, इसलिए टाइम पर ट्रेन ने सरकना शुरू कर दिया। 12 घंटे के बाद ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रचना बाहर आई तो टैक्सी और ऑटो वाले उसके पीछे लग गए। रचना ने एक ऑटो को ठहरा लिया कॉलेज जाने के लिए। वो कॉलेज पहुंची, वहां उसे हॉस्टल में कमरा मिल गया। कमरे में जाकर रचना ने सामान रखा और छोटे से बेड पर बैठकर आराम करने लगी। तभी उसे याद आया कि मम्मी पापा ने खबर देने के लिए कहा था। मम्मी को फोन मिलाकर पहुंचने की जानकारी दे दी। रचना की रूम पार्टनर प्रिया थी, जो कि उसकी सीनियर भी थी। बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई। रचना ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज में उसने देखा कि वहां स्टूडेंट पढ़ने कम और मौज मस्ती करने ज्यादा आते थे। रचना अपने खाली समय में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती रहती थी। एक दिन वो पढ़ रही थी, तभी प्रिया को अपनी ओर आते देखकर वो मुस्कुराने लगी। अरे प्रिया, तुम और लाइब्रेरी में, तुम तो कभी यहाँ नहीं आती। प्रिया ने फटाफट रचना की किताब बंद कर दी। आज सब घूमने जा रहे हैं, तू भी चल, रचना ने पीछा छुड़ाते हुए कहा। प्रिया, मुझे ये सब पसंद नहीं, अभी बहुत पढ़ाई करनी है, तुम सब जाओ। लेकिन प्रिया नहीं मानी और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। पूरा ग्रुप दिल्ली से कुछ दूर एक हिल स्टेशन पर पहुंच गया। सभी अपने पार्टनर के साथ घूम रहे थे। रचना एक पेड़ के नीचे बैठकर आसपास के नजारों को देख रही थी। तभी उसी की क्लास में पढ़ने वाला सचिन उसके पास आया। अरे रचना, तुम यहाँ अकेले बैठे हो, प्रिया कहाँ है? रचना अचानक चौंक जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी सचिन से बात नहीं की थी। वो यही होगी, अभी आ जाएगी। ये सुनकर सचिन हंसने लगा। यहाँ सब अपने पार्टनर के साथ घूम रहे हैं, वो तो अब वापसी में ही मिलेगी। ये सुनकर रचना भी हंसने लगी। तुम्हारी कोई पार्टनर नहीं है? सचिन ने कहा। नहीं, अभी तक तो नहीं है। दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। रचना को सचिन के साथ बात करके अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद सचिन ने कहा, वहाँ सामने कॉफी हाउस है, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? रचना सचिन के साथ चल देती है। काफी पीते पीते सचिन अपने बारे में रचना को बताता है कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने पापा का बिजनेस ही संभालने वाला था। सचिन और रचना दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक साथ कॉलेज आते, एक साथ लंच करते, एक साथ वापस जाते थे। रचना का मन धीरे धीरे पढ़ाई से उब गया था। उसे सचिन के साथ रहना अच्छा लगता था। एक दिन प्रिया ने रचना को समझाया, रचना, तू जिस काम के लिए आई है उस पर ध्यान दे, पढ़ाई बहुत जरूरी है। मुझे लगता है तू सचिन से प्यार करने लगी है, लेकिन बहुत सोच समझकर कदम उठाना।
उसके पापा करोड़पति हैं, क्या वे तुझे स्वीकार करेंगे? रचना हंसते हुए बोली। अरे तू कहाँ पहुँच गई, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं बस। प्रिया बोली, बेटा मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। जब तेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो तुझे प्यार हो गया है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो 1 हफ्ते तक सचिन से मत मिल। रचना उसकी बात टालने के लिए बोल देती है। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रचना ने बोल तो दिया, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाई। वो सचिन से दूर नहीं रह सकती थी। सुबह होते ही वो प्रिया से बोली, हाँ तू ठीक कह रही थी, मुझे लगता है सचिन से प्यार हो गया है, लेकिन अब क्या करूँ? प्रिया बोली, बस कुछ नहीं, इंतजार कर और देख, उसे भी तुझसे प्यार हुआ है। क्या वो अपने प्यार का इजहार करता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है? इस बात को 1 हफ्ता बीत जाता है। रचना और सचिन पहले की तरह मिलते रहते हैं। एक दिन रचना कुछ उदास बैठी थी, तभी सचिन ने उससे आकर कहा, रचना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हम दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। रचना तो यही सुनने को कब से बेताब थी। सचिन की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सचिन ने ये देखा, वो घबरा गया। रचना मुझे माफ कर दो, मेरा मन तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो हम केवल अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। रचना बोली, बेवकूफ, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि तुम अपने प्यार का इजहार करो। ये तो खुशी के आंसू हैं, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? मेरा मतलब है पैसा की दीवार हम दोनों के बीच खड़ी है। सचिन बोला, वो सब मैंने पहले ही सोच लिया है। अगर मेरे पापा नहीं माने तो मैं अपना घर छोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर तो रचना 7वें आसमान पर थी। रचना और सचिन दोनों एक दूसरे के साथ घंटों समय बिताते थे। कई बार तो दोनों कॉलेज भी नहीं आते थे। इसका असर दोनों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। एक तरफ रचना अपने माता पिता के सपने पूरे करने दिल्ली आई थी, नौकरी करके उनके लिए अच्छा सा घर खरीदने का इरादा रखती थी। दूसरी तरफ उसकी जिंदगी बस सचिन के चारों ओर सिमट कर रह गई थी। रचना और सचिन दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए घंटों बातें करते रहते थे। एक दिन प्रिया और रचना दोनों अपने हॉस्टल के कमरे में सो रही थी। तभी रचना के मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ से रचना की मां शांति जी की घबराई आवाज सुनकर रचना डर गई। बेटी तू जल्दी से घर आ जा, तेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। शांति जी ने इतना कहकर फोन काट दिया। रचना की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रिया भी फोन सुनकर उठकर बैठ गई थी। रचना की ऐसी हालत देखकर वो फटाफट उठी और पानी की बोतल रचना के हाथ में दी। रचना ने 2 घूंट पानी पिया। क्या हुआ रचना, तू रो क्यों रही है? किसका फोन था? प्रिया, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं अभी ऑनलाइन टिकट देखती हूँ, शायद रात की किसी गाड़ी में रिजर्वेशन मिल जाए। ये कहकर रचना जल्दी जल्दी मोबाइल में टिकट ढूंढने लगी। तभी प्रिया बोली, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, ला मैं तेरी पैकिंग कर देती हूँ। प्रिया पैकिंग में लग गई। रचना को तत्काल में एक टिकट मिल गई। 2 घंटे बाद की ट्रेन थी। वो सुबह 7 बजे तक कानपुर उतारने वाली थी। रचना ने फटाफट सचिन को फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसे भी आज ही फोन स्विच ऑफ करना था। अरे तू छोड़ उसे, मैं बता दूंगी। चल जल्दी से कैब बुक कर ले, मैं कैंटीन से कुछ खाने के लिए पैक करवा कर लाती हूँ, रात को खा लेना। रचना ने प्रिया को गले लगा लिया। थैंक्स यार, तू नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। मैं तो बहुत नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं पापा को क्या हो गया। माँ भी ना कुछ ढंग से बताया भी नहीं। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा मत सोच। और हाँ, घर पहुंचकर मुझे फोन कर दियो, मैं सुबह सचिन को सब बता दूंगी। बस तू एक बात याद रखना, ऐसे हालात में अपने घर वालों को सचिन के बारे में कुछ मत बताना। हाँ ठीक है। प्रिया जल्दी से कैंटीन की ओर चल दी। वहां से उसने कुछ खाना पैक करवाया और रूम में आकर रचना के बैग में रख दिया। इसी बीच रचना हॉस्टल की वार्डन से परमिशन लेकर आ गई। दोनों बैग और सूटकेस लेकर हॉस्टल के गेट पर आ गई। कुछ ही देर में कैब आ गई। प्रिया से विदा लेकर रचना कैब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। समय पर वो ट्रेन में चढ़ गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। घबराहट में उसे कभी पापा की याद आती, कभी सचिन की। रचना सचिन से बात करना चाह रही थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। किसी तरह रात कटी। सुबह वो कानपुर पहुंच गई। वहां से बस लेकर वो अपने गांव पहुंच गई। घर पहुंचते ही रचना ने देखा उसके पापा बिस्तर पर लेटे हुए हैं और माँ उनके पैरों के पास बैठी थी। घर में 1-2 पड़ोस की औरतें और आदमी भी बैठे थे। रचना ने मम्मी के कंधे पर हाथ रखा। शांति जी ने रचना को देखा। उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा और उसे बाहर चलने के लिए इशारा किया। बाहर आकर शांति जी ने रचना को गले से लगा लिया। रचना ने अपनी मम्मी को कस के जकड़ लिया। जब दोनों अलग हुई तो उसने देखा क्या यही उसकी मम्मी थी, हमेशा उत्साह से भरी रहने वाली। आज उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, आंखें नम थीं, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे।
ऐसा लगता है पता नहीं कितनी रातों से सोई नहीं है। बहुत कमजोर लग रही थी। रचना को लगा जैसे उसके पापा नहीं उसकी मम्मी बीमार है। रचना अपने आप को रोक नहीं पाई, वो रोने लगी। शांति जी की आंखों में आंसू थे, वे अपने हाथों से रचना के आंसू पोंछ रही थी। बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में रचना सामान्य हुई तो उसने शांति जी से पूछा, मम्मी आपने फोन पर कुछ बताया नहीं, अचानक पापा को क्या हो गया? बेटा तेरे पापा स्कूल गए थे, वहीं बेहोश हो गए। स्कूल वाले इन्हें हॉस्पिटल ले गए, वहां पता लगा इन्हें हार्ट अटैक आया है। उस समय तो उन्होंने इंजेक्शन और दवाइयां देकर इन्हें बचा लिया, लेकिन तुरंत कानपुर रेफर कर दिया। हम इन्हें कानपुर ले गए, वहां पता लगा कि इनके हार्ट में ब्लॉकेज है, वहां स्टंट डाली गई। इस सब के बीच में इतना घबरा गई थी कि तुझे फोन करने का ध्यान ही नहीं रहा। रचना ये सुनकर आश्चर्य से बोली, ये क्या कह रही हो मम्मी, ये सब कब हुआ था? पापा घर कब आए? बेटी इस बात को 1 सप्ताह हो गया। मैं कल ही तेरे पापा को छुट्टी मिली है। मैं अपना फोन घर पर ही भूल गई थी, घर में आ नहीं पाई। कल हम आए तब मैंने तुझे फोन किया। रचना को अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कमरे में जाने लगी तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा अभी तेरे पापा दवा खाकर सोए हैं, 3-4 घंटे बाद उठेंगे। डॉक्टर ने कहा है वे जितना आराम करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुझे देखेंगे तो घबरा जाएंगे। कल भी मना कर रहे थे, कह रहे थे रचना को क्यों परेशान कर रही है। मैं ठीक तो हूँ। रचना वहीं खड़ी रह गई। अभी उसे मम्मी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि मम्मी ये सब अकेले झेला है। कितनी हिम्मत दिखाई मम्मी ने, ये सोचकर वो शांति से लिपट गई। बेटा चिंता मत कर, सफर से आई है, तू हाथ पैर धो ले, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर तू आराम से सो जा, जब तक तू उठेगी तेरे पापा भी जग जाएंगे। रचना वहीं पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में बैठे लोग अपने अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद रचना पापा के सिरहाने बैठकर उन्हें निहारने लगी। कुछ देर में शांति जी चाय बना लाई, साथ में कुछ बिस्कुट भी थे। रचना के सिर में दर्द हो रहा था। चाय के साथ बिस्कुट खाकर उसे बहुत राहत मिली, वो रात से भूखी भी थी। शांति जी भी अपना चाय का कप लेकर उसके पास आकर बैठ गई। मम्मी आप अपना भी ध्यान रखो, कितनी कमजोर लग रही हो। क्या करूं बेटी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता। हॉस्पिटल में भी आस पड़ोस के लोग खाना पहुंचा आते थे, लेकिन मेरे से खाया नहीं जाता था। अब घर में अकेले कुछ बनाने का मन नहीं करता। बस तेरे पापा के लिए खिचड़ी या दलिया वगैरह बनाती हूँ, वही बचा हुआ खा लेती हूँ। रचना को अपनी मम्मी पर बहुत तरस आ रहा था। अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, खाना मैं बना लूंगी। शांति जी के चेहरे एक फीकी सी मुस्कुराहट आई और चली गई। कुछ देर बाद रचना दूसरे कमरे में सोने चली गई। रचना के जाने के बाद जब अगले दिन प्रिया कॉलेज पहुंची तो सचिन ने उसे रोककर रचना के बारे में पूछा, प्रिया रचना कहाँ है और उसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? प्रिया ने उसे सारी बात बता दी। ओह कल मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, प्लीज अगर रचना से बात हो तो मुझे बता देना। सचिन बहुत परेशान हो गया। शाम को उसने रचना को फिर से फोन मिलाया। रचना कैसी हो तुम और तुम्हारे पापा कैसे हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था, मैं वहां आ जाऊं क्या? एक ही सांस में सचिन ने सारे सवाल पूछ डाले। सचिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, पापा को हार्ट अटैक आया था, अब ठीक है और तुम यहाँ मत आना, ये गांव देहात है, मैं किसी को तुम्हारे बारे में क्या बताऊंगी। लेकिन रचना तुम वापस कब आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। सचिन अभी तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि मम्मी पापा की देखभाल कर रही है, ऐसे में उनकी हालत भी ठीक नहीं है, न ढंग से खाती है न पीती है। मुझे पापा के साथ साथ उनका भी ख्याल रखना होगा। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? रचना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, सचिन अभी कुछ कह नहीं सकती, बाद में देखा जाएगा। ये कहकर रचना ने फोन काट दिया क्योंकि उसकी मम्मी बुला रही थी। दीनानाथ जी जग चुके थे। रचना को देखकर वे बहुत खुश थे। शांति तुमने बेकार इसे परेशान किया, अब तो सब ठीक हो गया था। रचना अपने पापा के गले लग गई। पापा आपको इस हाल में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हुई है। मम्मी को पहले ही मुझे खबर करनी चाहिए थी, सब कुछ अकेले ही संभालती रही। तभी शांति जी कमरे में आई। अच्छा आते ही पापा से मम्मी की शिकायत शुरू कर दी। ये सुनकर दोनों हंस पड़े। उन्हें देखकर शांति जी भी हंस पड़ी। देखा मेरी बेटी के आने से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो आई, वरना सारे दिन उदास बैठी रहती थी। अब मैं जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। दीनानाथ जी ने शांति जी की ओर देखते हुए कहा। प्रिया हर दिन रचना को फोन करके उसका और उसके पापा का हालचाल पूछती थी। एक दिन प्रिया ने बताया कि सचिन कई दिन से कॉलेज नहीं आ रहा। जब प्रिया ने फोन किया तो बोला, रचना के बगैर मन नहीं लग रहा, इसलिए वो अब तभी कॉलेज आएगा जब रचना आ जाएगी। उसकी बात सुनकर रचना कुछ परेशान हो गई। उसने तुरंत फोन काटकर फोन मिलाया। सचिन मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, मेरे कारण तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम कल से कॉलेज जाओ, मुझे तो आने में अभी टाइम लगेगा।
तुम नोट बना कर रखना, मैं तुमसे ले लूंगी। नहीं रचना, मुझे तुम्हारी याद आती है, कॉलेज में अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जा रहा कॉलेज। बस एक बार मुझे अपने गांव आने दो, तुम्हें देखे बगैर मेरा मन उदास रहता है। रचना ने हंसते हुए कहा, अरे साहब, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। देवदास मत बनो, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, कल से चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे रोज बात करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, चलो अब मैं कल बात करूंगी, अभी मम्मी बुला रही है। सचिन अगले दिन कॉलेज गया। उसने किसी तरह कॉलेज में कुछ लेक्चर अटेंड किए और फिर घर आ गया। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करना न भूलें।